डेजर्ट स्टोरीज के तमाम दर्शकों को, नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज आज हम हमारे इलेक्शन सफर में हमारे साथ हैं फाइक रजा अंसारी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब प्रदीप कपूर साहब। ये 40 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है और ये काफी बड़े न्यूज पेपर्स में, न्यूज मैगजीन्स में काम कर चुके हैं, जैसे पाइनर, बिलेट्स न्यूज मैगजीन, हार्ड न्यूज मैगजीन, और इन्होंने लखनऊ कॉफी हाउस पर भी बुक लिखी है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस को शुरू से कवर किया आखिर तक, और आजकल इंडियन प्रेस एजेंसी में के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं सुधीर मुशरान साहब, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ में अभी जुड़ने वाले हमसे एडवोकेट राघव गुप्ता साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। मैं डेजर्ट स्टोरी चैनल की तरफ से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने हमें टाइम दिया। और शुरुआत मैं फाइक रजा साहब आपसे कर रहा हूं कि 10 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो वोटिंग पिच किस पार्टी के फेवर में काम करेगी? किस पार्टी, क्या नजर आ रहा है आपको? अभी जो गौहर भाई समझ में आ रहा है, जाहिर मेरे ख्याल से आप तो शायद वहां के ऊपर कन्वेंसिंग भी बंद हो गई होगी और कल इंशाल्लाह पोलिंग है। लेकिन जो 58 सीटें हैं जहां के ऊपर पोलिंग होने जा रही है 10 तारीख को, वो 58 सीटों में 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और इस मरतबा थोड़ा सा जो है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही, और वो जो उनका क्या नाम है, फार्मर्स का एजिटेशन रहा है लखनऊ वेस्टर्न यूपी से ही उसका ताल्लुक भी है, तो उसका तो असर पड़ेगा ही इनके ऊपर। तो जब 53 सीटें थी तो उसमें से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनकी सीटें जो हैं वो कम से कम यहाँ वेस्ट में तो घटेंगी, एक बात। दूसरी बात, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इलेक्शन का जो सिनेरियो होता है वो खुलता जब ही है कि जब कैंडिडेट्स भी पता लग जाए कौन है। अभी कल जैसे पता लगा कि बीजेपी ने जो है वो 10 अपने एमएलए ड्रॉप कर दिए, यानी उन लोग जो एमएलए थे उनको टिकट नहीं दिया तो किसी और को टिकट दिया, तो उसका फर्क भी वहां के ऊपर पड़ता है। और ये वेस्टर्न यूपी में भी बीजेपी ने किया है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, हमारे यहाँ सरोजनी नगर इलाका है, जो था वो और मियाँ जो थे वो अलग से लड़ रहे थे, दोनों में से किसी को बीजेपी ने वहां से टिकट नहीं दिया है। बीवी को तो दिया ही नहीं है, और मियाँ जो है उनको कहीं बलिया बलिया भेज दिया है। तो अब इन सब चीजों का भी असर पड़ता है। तो जब 53 सीटें इनकी आई थी वहां के ऊपर वेस्टर्न यूपी में, तो इस मरतबा तो भाईजान हम यही कहेंगे कि वहां के ऊपर 53 सीटें तो नहीं आ पाएंगी इनकी। और वही कि थोड़ी सी इधर उधर अगर हवा हुई तो द ओनली थिंग कंसर्निंग मी इज के जो यहाँ से सीटें इनकी कम होंगी वो सीमांचल से, अवध से, कहाँ से ये कवर करेंगे, ये हमको जरा सा बता दें। कि छोटी सी बात मैं और बताता हूँ, जब 77 का इलेक्शन हुआ है और कांग्रेस की यूपी से 85 सीटों में से लोकसभा में 0 सीट आई थी, उसके बाद जब इलेक्शन हो रहा था तो टीवी के ऊपर जो प्रणब रॉय और विनोद दुआ प्रोग्राम करते थे, उसपे महामहिम मोदी साहब भी मौजूद थे उस वक्त एज ए सेक्रेटरी। तो उन्हीं ने उस पर बताया कि साहब कांग्रेस कहीं कहीं लीड कर रही है, तो उन्हीं ने यही फरमाया था उस वक्त, जाहिर है शून्य से तो आगे ही जाएगी, जब शून्य से तो नीचे नहीं जा सकती ना। तो उसी लिए जो है ये 53 से हमारे ख्याल से कुछ कमी होंगी सीटें, ऐसा मेरा ख्याल है। और बाकी ये है कि मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है कल बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, तो वो जाहिरी प्रदीप भाई साहब जो है वो ज्यादा तफसील बता सकेंगे। मैं अभी उनके पास तो, मैं प्रदीप साहब के पास तो आखिर में जाऊंगा मैं, क्योंकि इतने सीनियर आदमी, पहले तो हम इन लोगों से अपना, इनके जो इतने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दूसरे लोग, सुधीर साहब और एडवोकेट राघव गुप्ता, मैं दोनों का स्वागत करता हूं भाई आप लोगों का। सुधीर साहब, जो पिच कल खेलने के लिए तैयार है, वोटिंग पिच, तो उसके अंदर गड्ढे जो हैं वो किसान आंदोलन के हैं, महंगाई के हैं,
और भी दूसरे आपस में जो ये पॉलिटिकल कहना चाहिए प्रॉब्लम हो रही है बीजेपी में, उनके भी हैं। तो क्या ये दो जो प्लेयर हैं, मैं उनको दूसरी पार्टीज को तो नहीं अभी पूछ रहा, तो क्या ये इसमें स्विंग करा सकते हैं इस पिच पर, वोटिंग पिच, किसी के फेवर में स्विंग हो सकते हैं वोटिंग? आप मुझसे जी सुधीर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे 53% वोट जो पड़े थे, ये ध्यान रखना है कि 53% वोट उस टाइम के थे जब मुस्लिम और जाट एक थे, जब किसान नहीं थे, और ये परसेंटेज थी 39.67, और समाजवादी की परसेंटेज थी 21.82। तो जब इसमें अगर 5% का भी स्विंग होता है, 5% मुस्लिम, दलित, ओबीएस और जाट अगर स्विंग मारता है, जो कि 43% है वेस्टर्न यूपी में, इन 53 सीटों में, अगर 5% भी स्विंग मारता है, तो ये जो इक्वेशन है ये घिर के कहीं भी बीजेपी की 53 से मुझे नहीं लगता 22 या 24 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और इसका सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था, जो बीजेपी को जो फायदा हुआ था, वो था कांग्रेस का वोट कटना। तो आज की डेट में भी कांग्रेस उतनी तरह से नहीं है, तो ये कांग्रेस का वोट नहीं कटेगा। और अब मायावती भी समाजवादी पार्टी के तरफ से उन्होंने कल परसों भाषण दिया है, तो मेरे ख्याल से इस समय जो वेस्टर्न यूपी की 53 जो सीटें थी, उसमें से कम 15 या 20 सीटों का तो मुआवजा बीजेपी को देना पड़ेगा, किसानों के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, और जो उनकी नीतियां हैं उनके कारण। ये मैं एक न्यूट्रल चीज। जी, अपना मैं एडवोकेट राघव गुप्ता साहब के पास जा रहा हूँ। राघव गुप्ता साहब, आप गाजियाबाद से हैं और आप दिल्ली में बैठते हैं जी। ये बताएं मुझे कि जो आप देख रहे हैं, जो कल पिच खेलेगी वो किधर वोट स्विंग होगा? इसमें अभी अगर कहना चाहिए तो T20 के हिसाब से अगर एक दिन का गेम हो तो उसमें मायावती भी है और कांग्रेस भी है, लेकिन आप जो खासकर बीजेपी और जो गठबंधन में क्या देख रहे हैं, इसमें किधर स्विंग हो सकता है वोट? सबसे पहले तो मैं सभी आपको आदाब और सभी को नमस्ते कहना चाहूंगा। मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अभी आते हैं आपकी बात पे कि कल T20 का मैच किसके फेवर में जाने वाला है। अगर हम देखें मैं तो पहले बता दूं साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इन्होंने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से अब मुझे टाइम दिया। मैंने कॉल किया था इनको कल, और ये काफी बड़े केसेस में शरीक रहते हैं। तो पहले तो शुक्रिया कि आप आए हमारे पास। आगे चलें जी। अगर हम देखें कल का हमारा इलेक्शन जो है, टोटल 58 सीट पे इलेक्शन है यूपी में, ठीक है, जिसमें मैं अपने सामने जो डेटा देख पा रहा हूँ, इसमें अगर मैं अभी पहले अर्बन साइड की बात करता हूँ, शहरी इलाकों की, तो मेरे ख्याल से जो अभी आपने दो फैक्टर बताए, एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी और फिर दूसरा किसान आंदोलन की, तीसरा मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा वो है कोविड महामारी के चक्कर में जितने गरीब लोगों को और जिनके भी घर में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कमी हुई और जिनके घर में जिन्हें लोगों को एक दुखद समय देखना पड़ा, तो वो भी एक काफी बड़ा रेलेवेंट फैक्टर रहेगा अगर हम शहरी के अलावा बाकी इलाकों की बात करें। क्योंकि जो पहले वोट बैंक बीजेपी का होता था, वो भी आज की डेट में अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता कुछ हुआ भी है, तो वो भी आज की डेट में क्रोध में है कि भाई हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है। पहली चीज। आते हैं दूसरी पार्टियों की तरफ। मैं एक पार्टी व्यू नहीं रखूंगा, मैं पूरा ओवरऑल लेके चलूंगा। अगर हम दूसरी पार्टी की बात करते हैं, तो जो मेन है कि मोदी नहीं तो और कौन, या फिर बीजेपी नहीं तो और कौन, तो बात बिल्कुल सच है। मैं भी आज की डेट में अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, पॉलिटिकल पार्टीज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। अगर मैं देखूं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप अभी 1 महीने पहले बने, इससे पहले आज तक कोई ऑपोजिशन नहीं थी। हमें पता ही नहीं कि हमारे एरिया में दूसरा ऑपोजिशन का कौन कैंडिडेट है। मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। और अगर मैं पॉलिटिक्स से इतना अपना परिचय रखता हूं,
तो मैं मानता हूँ जो जो लोग पॉलिटिक्स को जानते भी नहीं है, उन्होंने तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है पहचानना कि और कौन दूसरा बंदा जो खड़ा है बीजेपी के अगेंस्ट में, वो कौन है वो। दूसरी बात करते हैं कि जो मेन मैं टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, कोविड, जी। और दूसरा कि यूपी इलेक्शन रहे और धर्म की बात नहीं हो तो वो अधूरे हैं, पहली चीज। जी जी बिल्कुल सही। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि आजकल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि देश के किसी भी कोने में कुछ रहेगा तो सबसे पहले वो न्यूज में पूरे दिल्ली में या फिर गाजियाबाद में या फिर पूरे इंडिया में वो घूम फिर के लोगों के फैल पास जाएगा। पहुंचाया जाता है, जी फैल जी जाता है। जी जैसे कि अभी 3 दिन पहले ये हिजाब वाला मैटर हुआ कि बिल्कुल सही। इंसान अपने दिमाग से अगर बीजेपी को आज की डेट में 10 तारीख को वोट देने भी जाएगा तो फिर से उसके दिमाग में डाला गया है कि भाई देखो अभी वो मुसलमान है, और इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो एक फैक्टर है जो बीजेपी को आज भी एक अपना वो दिलवा सकता है कि जी हमने मंदिर बनवाया और ये बनवाया। और अभी भी, और तीसरी चीज, जो लास्ट चीज, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, तीसरा है कि बीजेपी ने अभी भी अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करा है कि अगर बोले कि जी भाई सीएम बनेगा तो योगी ही बनेगा, भले ही मोदी जी आके कितनी भी लेकिन आके। जी लेकिन अभी तो जो अमित शाह साहब ने कहा था ना एक रैली में, प्रदीप साहब ज्यादा उसको बताएंगे अभी, जी उसमें कहा था कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो यही मोदी, ये अपना योगी साहब ही योगी होंगे। होंगे। हाँ क्योंकि मैं जितना एडवर्टाइजमेंट देख पा रहा हूँ, कहीं अभी नाम सिर्फ बीजेपी और योगी के नाम पे लिया जा रहा है, पर अगर आप देखें तो 2017 में भी जो कैंडिडेट थे वो केशव प्रसाद मौर्य जी थे, और बनाया किसको गया, योगी जी को। तो अभी भी ये डाउट है कि अगर मान लीजिए योगी जी सीट ला पाते हैं, पिछली बार तो उनके पास 190 से ज्यादा सीट थी, जिसकी वजह से उनके पास हाथ में अपना दबदबा था कि हमें सीएम बनाइए वरना हम अपने कैंडिडेट लेके जा रहे हैं। अगर आज की डेट में बीजेपी, योगी अपने सीट्स नहीं ला पाते या फिर इनके पास सीट्स नहीं आ पाती अपनी किसी भी तरीके से, तो क्या बीजेपी की तरफ से तब भी योगी को कैंडिडेट रखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, 2024 के लिए फिर किसको खड़ा जाएगा, किसको खड़ा किया जाएगा, योगी नहीं तो किसको और। ये मेरा कहना है सिर्फ इस बात। तो स्विंग किसकी तरफ होगा वोट, ये क्या आपको स्विंग, क्या देख? मेरा 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 ये मानना है कि अभी 58 सीट्स में से जितना मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट वाली सीट्स हैं उसमें से बीजेपी का बहुत मुश्किल है। जनरल सीट्स में मैं मान के चलता हूँ 15 से 20 सीट तो बीजेपी के पास आ जाएगी, उसके बाद फिर ये सपा और इनमें बटेंगी कांग्रेस। कांग्रेस को है अभी कहीं? कांग्रेस को बहुत सारी जगह है जहां पे कुछ कुछ जगह पे, जैसे कांग्रेस ने खुद अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करके एसपी का समर्थन दिया है। ऐसी बहुत सारी जगह है कि जहां एसपी भी रुकी हुई है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छा जी एट द एंड अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह जो पुराने कैंडिडेट्स कांग्रेस के थे वो आज की डेट में सपा की तरफ से खड़े हुए हैं, क्योंकि पता है कि एट द एंड जब सरकार बनेगी तो दोनों की गठबंधन में ही। अब मैं एक अपने सीनियर पैनलिस्ट प्रदीप कुमार कपूर साहब की तरफ जाऊंगा कि आप इस पर रोशनी डालें कि ये पिच जो है, ये वोटिंग पिच किधर, किसकी तरफ जा सकती है, कहाँ स्विंग होगी वोटिंग। सबको मेरा आदाब नमस्कार। देखिए, ये कल का जो इलेक्शन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे जो इलेक्शन सिनेरियो है, आगे आने वाली जो वोटिंग पैटर्न है, उस सबको ये प्रभावित करेगा। क्योंकि सब लोग इस पे निगाह लगाए हुए हैं कि जिस तरीके की वोटिंग और जिस तरीके की पैटर्न वहां से निकलता है वो उसी तरह से आगे भी चलेगा। जहां तक 58 सीट का मामला है, क्योंकि 58 सीट जो बीजेपी को मिली थी उसके लिए पोलराइजेशन हुआ था और बहुत से फैक्टर थे जिनकी वजह से 58 सीटें आई थी उनको। लेकिन तब से अब हालात बहुत बदल चुके हैं। एक तो ये कि एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार की होती है, इस सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा ये कि जो एक दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, जिसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ था, जिसकी मदद जो है वो 2017 में और 19 में देखने को मिली थी, वो अब नहीं है, क्योंकि फार्मर्स एजिटेशन ने हिंदू और मुसलमान सबको एक साथ लाके खड़ा कर दिया है। तो बहुत बड़ा एक चेंज आया है वहां के लोगों के एटीट्यूड में और बिहेवियर में, जो दिखाई दिया है। और तीसरी एक
एंटी इनकम्बेंसी सरकार की भी होती है और एमएलए की भी होती है। इधर हमने देखा कि वेस्टर्न यूपी में जैसे आज की घटना भी है कि बागपत का जो विधायक है बीजेपी का जो कैंडिडेट है, वो जब छपरौली में गया तो वहां की जनता ने उनको दौड़ाया और वो भागे वहां से, और उनकी गाड़ी पे जो है गोबर भी फेंका। तो इस तरह की घटनाएं हम लोगों को आए दिन सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, वीडियो मिल रहे हैं कि किस तरीके से विधायक अपने क्षेत्र में कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जनता का गुस्सा इतना ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये तो प्रदीप साहब, ये तो कई जगह से देखने को मिल रहा है। हाँ, कई जगह से है, कई जगह से देखने को जो मिल रहा है। जाट और ये जो दूसरे कम्युनिटी है जो किसान जी, वहां पर, ये जो भी किसान जहां पर डोमिनेशन है, जिन जिन विलेज में, और ज्यादातर विलेज में किसानों का डोमिनेशन होता है, तो वहां पर से भगाया जा रहा है, वो गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं कि जिसकी वजह से हमको ये लगता है कि जो 58 सीटें बीजेपी को 2017 में मिली थी उससे कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी को लाया नहीं जाता है, लोग हटाने में जो है वो ज्यादा उस तरह की वोटिंग करते हैं। जब किसी से नाराज होते हैं तो उसको हटाते हैं, और वो किस हद तक नाराजगी में जा सकते हैं ये तो एक आगे रिजल्ट बताएगा। लेकिन आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की सीटें बहुत कम हो रही हैं। अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने कहा कि जो कर्नाटक में हिजाब की जो एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उसका असर भी जो है जिस तरह से मीडिया दिखाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो वोट करने जाते हैं उनके दिमाग में भी रहता है। तो बहुत सी चीजें मुल्क में कुछ कराई जाती हैं, कुछ हो जाती है जिनका असर जो है वो दूसरे इलाके में वोटिंग जब होती है तो उसके जहन में जाता है। तो मेरा ये मानना है। अच्छा, फिर आप देखिए कि कल जो है बीजेपी ने हिंदुस्तान के हर बड़े अखबार में आज फ्रंट पेज पे बीजेपी के संकल्प पत्र जो है वो छपा हुआ है। कल ही जो है समाजवादी पार्टी का वचन पत्र जो है वो छपा हुआ है। आज जो है वो प्रियंका गांधी ने भी क्या कहते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र अनाउंस किया है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ देने की बात कही है। और 2017 में भी बीजेपी का जो संकल्प पत्र इशू हुआ था तब भी बात कही गई थी। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से उज्ज्वला स्कीम जो 2019 में गेम चेंजर कही जाती है, वाकई में उसका एक बहुत फर्क पड़ा था कि लोगों को जो है घर बैठे सिलेंडर मिले थे, गैस मिली थी। लेकिन इस कोरोना के दौरान में जो बदहाली हुई है, लोगों की माली हालत खराब हुई है, और उसकी वजह से सबने जो है वो सिलेंडर और वो जो चूल्हे मिले थे वो सजा के रख दिए हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि वो खरीद सके। तो एक जो कोविड का जो, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने भी कहा और हम सब ने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन ना मिलने से, दवाइयां ना मिलने से किस तरह से हर घर में जो है त्राही त्राही मची है, वो भी एक जहन में रहती है जब वोट डालने जाता है आदमी। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए मुझे ये लगता है कि बीजेपी की सीटें 58 से काफी कम होंगी। अब उसका फायदा जाहिर बात है कि मेन चैलेंजर जो है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी दिखाई दे रही है, तो उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहूं कि नहीं, गेनर सबसे बड़े वही हो रहे हैं या नंबर 1 हो रहे हैं या इमर्ज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी का नुकसान हो रहा है। बीजेपी के पक्ष में जो बात जाती है वो ये जाती है कि जो उन्होंने मकान बनाए हैं, जो उन्होंने क्या कहते हैं और भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, जो खाते में पैसा गया है, उस पर भी बहुत काम किया है बीजेपी ने। अपने क्या कहते हैं वर्कर्स को एनरोल किया है और उन तक पहुंचे हैं, और ये सुनिश्चित कराया है कि जो राशन उनके घर में पहुंच रहा है वो पहुंचे, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री की तरफ से भी मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल रहा है। तो ये जो स्कीम्स हैं, जो लाभार्थी हैं, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी देखने की बात है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सफाया हो रहा है या राउट हो रही है, लेकिन यह है कि सीटों में कमी काफी कम हो रही है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और आरएलडी को मिलेगा। सुधीर साहब, अब अनम्यूट कीजिए अपना आपको। मुझे ये बताइए कि किसान जो कमेटी है उन्होंने अपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए बोला, कल शायद उनकी वो हुई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसका कुछ असर हो सकता है, जबकि बिल तो वापस ले लिया। बिल्कुल उसका वो एक, तो क्या ये एक क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा, जी बताइए ये केवल वेस्टर्न यूपी ही नहीं, ये वेस्टर्न यूपी ही नहीं,
ये हमारे पंजाब के इलेक्शन इफेक्ट करेगा, ये हमारे गोवा के इलेक्शन इफेक्ट करेगा, और ये हमारे उत्तराखंड का इलेक्शन इफेक्ट करेगा। उत्तराखंड में हालांकि ये किसान से ज्यादा ये आर्मी का और ये क्या कहते हैं सैनिकों वाला इशू के नाम से आएगा, मगर ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि इस पॉलिटिक्स में काम कर रहा है। क्योंकि और तभी मैंने कहा कि इन 53 सीट से बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, ये कि अपना 53 सीट में से अनम्यूट करिए, एक मिनट राघव साहब, अनम्यूट कीजिए जरा आप। डॉक्टर साहब मेरा ऑलरेडी अनम्यूट ही था मेरा। नहीं, मुझे लगा कि अभी फिर म्यूट हो गया, म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, सॉरी, जी बताइए। ये मैं पूछना था कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ये बीजेपी वोट मांग रही है जी, और इनके फेवर में लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, सामान जो बांटा है वो आ रहा है, लोगों को इन्होंने घर शौचालय बना के दिए और इन्होंने लोगों को डायरेक्ट अकाउंट्स में पैसे भेजे, इन्होंने राशन दिया। लेकिन अगेंस्ट जो जा रहे हैं वही 4 चीज के किसान बिल जा रहा है, कुछ और भी चीजें ऐसी हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, जो इनके अगेंस्ट जा रही हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं, क्या इसको ये लॉ एंड ऑर्डर, ये पब्लिक, क्योंकि आप मिलते हैं, पब्लिक आती है, क्या देख रहे हैं इसको, क्या ये फेवर करेगी या अगर ये आप मुझसे पूछते हैं कि ये 4 चीज जो हैं ये बाकी 4 चीज के बैलेंस आउट करती हैं, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं कर पाती है ये चीज। महंगाई, कोई भी इंसान से, आप किसी आम इंसान से पूछिए कि आज की डेट में इंडिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास या उससे नीचे वाले तबके में आती है। तो अगर आप उनसे पूछेंगे जी महंगाई आपको ऊपर रखनी है या फिर लॉ एंड ऑर्डर ऊपर रखना है, तो इंसान पहले अपने खाने के बारे में सोचेगा, फिर बाद में सोचेगा कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं। सही कहा। दूसरी चीज, जो किसान का ये प्रोटेस्ट हुआ और कोरोना के चक्कर में महामारी हुई, आप किसी की भी लाइफ का कंपैरिजन, किसी की भी जिसकी भी डेथ हुई है उनके जीवन का कंपैरिजन आप किसी आम चीज या फिर लॉ एंड ऑर्डर से नहीं कर सकते। मेरे 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 परिवार में किसी की अगर मृत्यु हुई है तो मैं शायद जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा, चाहे भले ही मेरे घर पे आगे 24 घंटे आप सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के तौर पे नहीं खड़ा कर। सही। दूसरा, अगर आप बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात दिला दूं याद, तो आज की डेट में यूपी में रेप, यूपी में गैंग रेप की किसने नहीं खबर सुनी। अगर रिसेंटली हाथरस का देख लीजिए, हाथरस में लॉ एंड ऑर्डर की सारे मिनिस्टर्स और ये हमारे सीएम बात कर रहे हैं, योगी जी, तो आपने ही देखी ना लॉ एंड ऑर्डर को कैसे आपने सिस्टम बिगाड़ा था वहां पे, कैसे फैमिली को थ्रेटन करा था, कैसे न्यूज वालों को मारा गया था, वहां पे जर्नलिस्ट लोगों को मारा गया था। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर आप चिट्ठा खोलें, बस चक्कर यही है डॉक्टर साहब की हमारे यहाँ जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये हुआ था आपके साथ, तब वो उनके जहन में बात बैठती है कि किसको भाई वोट डालना। गुप्ता जी, आपके पास तो केस आते हैं ना यूपी के, जी जाते जी हैं तो जी आपको जी पता रहता है कि कितने केस आ रहे हैं, यूपी से चलते चले आ रहे हैं केस। जी। फाइक रजा साहब, ये बताइए कि अभी जो सॉरी टू बार्जिन, आप उसकी बात कर रहे हो, लोग अभी भी नहीं भूले हैं कि जीप से लेके कैसे किसानों को कुचल दिया गया था। सबसे बड़ा दर्द तो अभी तक वो भी है जिसके लिए अभी तक उठाया नहीं गया, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, ये तो मेन है, ये तो यस बहुत फाइक रिसेंट रजा है, साहब, बहुत रिसेंट है। इसके आगे टुकड़ा लगाइए आप, जो ये आगे सुधीर साहब ने जो बोला है उसके आगे कि क्या ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा ये उसका वो हो रहा है ना कि जहां पे भी जाते हैं कैमरामैन और रिपोर्टर कहते हैं कि हम वोट इसलिए देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और हमें राशन मिल रहा है, हमें गैस मिल रही है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या आप बताइए इसमें कि अभी आप हमारे इन्होंने वकील साहब ने बताया, सुधीर साहब ने बताया, तो आगे उसके आप बताएं उसको आगे।
देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमेशा पोलिंग नहीं होती। आपको याद होगा कि जब मायावती ने 2007 में वो अपनी हुकूमत की थी, तो उस जमाने में वाकई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी थी, मगर हार गई। तो जैसा ये कहा आपने वकील साहब ने, नौजवान आदमी हैं, इनको ज्यादा खबर भी रहती है, और दूसरे जाहिर जैसे आपने कहा कि चूंकि कोर्ट में है तो उनको ये भी पता है किस किस टाइप के जो है वो यूपी से जो है वो झगड़े हुए हैं केस आ और रहे हैं, केस आ रहे हैं। केस। तो उनका ये कहना भी सही है कि साहब ऐसा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर देखें या हम अपना पेट देखें, हम अपने घर में पड़ी हुई लाश देखें या हम लॉ एंड ऑर्डर देखें। हम खाना खाने के लिए आप कह रहे हैं कि आपने भेज दिया सामान, वो तो जब होगा कि जब हम घर पे बैठे होंगे। जब हम ट्रेनों में जा रहे थे, जब हम सड़कों पे चल रहे थे, जब हमको मारा गया, जब हमको एजिटेशन में जीप चला दी गई हमारे ऊपर, और उसका बाप जो है वो अभी भी बना बैठा हुआ है, तो मतलब ये तो एक बेहिसी का आलम है ना। तो अगर बेहिसी होगी तो उसका जवाब तो कहीं ना कहीं से मिलेगा ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, अपने ख्याल में उन्होंने अच्छा काम किया होगा, लेकिन ये कि वो निगेट नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर का काम जो है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर उनके हिसाब से, यहाँ पे बात सही नहीं होगी, लेकिन ये कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, खाली मुसलमान नहीं है, ब्राह्मण है, उनके साथ भी ज्यादती हुई लॉ एंड ऑर्डर में, और ये खुद तो ठाकुर है। मैं ये भी अपना तो पड़े। प्रदीप साहब से इस पे मैं रोशनी दिलवाऊंगा। प्रदीप साहब, ये जो जो हमारी जो वोटिंग पिच है, इसको देखते हुए सारी चीजें मैंने वकील साहब के सामने भी रखी और सुधीर साहब के जी सामने भी। तो इस पे जरा एक, वो कहते हैं ना, आखिरी आप रोशनी डालें कि ये देखिए, जब लोग वोट स्विंग देने किधर जाते होगा। हैं तो उनको ये भी पता है कि सरकार ने सारे पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि माइग्रेंट लेबर्स की क्या प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सरकार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कितने माइग्रेंट लेबर मारेगा इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर गंगा के किनारे लाशें जो है दफनाई गई, क्योंकि उनके पास उस तरह का वो माहौल नहीं था, नहीं दफना सकते थे, मतलब बहा नहीं कर सकते थे, दफनाना पड़ा। सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई इसकी जानकारी नहीं है कि कितने दफनाए गए, अभी कहा है। फिर कितने किसान मारे गए आंदोलन में, जो कि किसान नेता है वो कह रहे हैं कि 700 किसान मारे गए, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कितने किसान मारे गए। तो पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कितने किसान मारे गए, कितनी लाशें जो है वो गंगा के किनारे दफनाई गई, और कितने माइग्रेंट लेबर जो है वो कितना सफर किए हैं, पूरे हिंदुस्तान ने टीवी पे देखा है। ये सबके जहन में है, लेकिन सरकार उस पर आंखें मूंदी हुई है, और उस पर एक डेलिब्रेट कि हमें हमें नहीं मालूम कि ऐसा क्या हुआ। तो ये सारी चीजें एक जहन में रहती हैं जब आदमी वोट देने जाता है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो अगर आप एनसीआरबी के जो डाटा है वो देख लीजिए, बराबर तमाम लोग कोट करते रहते हैं, वो सरकार के दावों को झुटलाते हैं। वो ये कहते हैं कि क्राइम बहुत हुआ है, जो क्लेम है वो कहीं कुछ और है। दूसरा ये कि जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में भी लोगों ने कहा, जैसा कि फैक्ट साहब ने भी अभी कहा, कि बड़ा सेलेक्टिव है। किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी जाति विशेष के खिलाफ एक्शन लिया गया है, वो एक्शन सबके ऊपर नहीं लिया गया है। ऐसा नहीं दिखाया गया है कि जो एक्शन सरकार के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया जा रहा है वो सबके ऊपर लिया जा रहा है। तो इस बात का जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसके बारे में तमाम लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं। और इसके बारे में स्वयं जो जतिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस में रह के और ब्राह्मण उत्पीड़न की बात कर रहे थे, उनको उसी वजह से जो है फिर अभी बीजेपी में शामिल किया गया। तो इस तरह की बातें हैं, जो तमाम चीजें हैं जो जहन में रहती हैं, और उन सब का जो है कुल मिला के कुमुलेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो सरकार के खिलाफ जाता है, रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो नुकसान होगा, उनको सीटें कम मिलेंगी उनको। वो बात नहीं है कि जो एक माहौल था जो 2017 में जो समाजवादी पार्टी का जो अंतः कलह था, जो सड़क पे आया था, जो झगड़े हो रहे थे, वो भी था। दूसरा ये कि जो कास्ट का सोशल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया अमित शाह ने किया था, उसका भी एक इम्पैक्ट दिखाई दिया था कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग की थी। तो ये तमाम चीजें थी जिसकी वजह से 300 पार कर गए थे, जिसकी अंदाज बीजेपी को भी नहीं था। लेकिन इस बार जाहिर बात है कि बीजेपी की सीटें कम होने जा रही हैं। अब ये कितनी कम होंगी ये अब देखने की बात। कल्याण साहब, ये आप लोगों ने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप कपूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हम लोगों को टाइम दिया। और सुधीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
फाइक रजा साहब, आप बिजी रहते हैं बहुत, आपने हमें बराबर टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने एडवोकेट राघव गुप्ता साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कोर्ट में ही, मुझे लगता है कोर्ट से ही जुड़े हैं वो, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि अगले एपिसोड में भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू।